नमस्कार। आज 25 सितंबर 2025 है और हम आज की कुछ अहम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर गहराई से बात करेंगे। ये चर्चा खासतौर पर यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए है। और हाँ, ये इस तारीख की खबरों का पहला भाग है। हो सकता है जैसे कुछ विषयों पर हमने पहले भी थोड़ी बात की हो, तो ये एक तरह से रिवीजन भी हो जाएगा। हमारा मकसद हमेशा की तरह इन स्रोतों से सबसे ज़रूरी जानकारी निकालना है और उसे आसान भाषा में समझना है। तो चले शुरू करते हैं आज की पहली खबर से। यह है डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट नेटवर्क यानी डीबी नेट के बारे में। हाल में राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र यानी NCMRWF और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL के बीच एक MOU साइन हुआ है। इसके तहत दिल्ली, NCR और चेन्नई में 2 डीबी नेट स्टेशन लगाए जाने हैं। सुनने में थोड़ा तकनीकी है पर अहम है। डीबी नेट आखिर है क्या चीज? देखिए, आसान भाषा में ये पृथ्वी की निचली कक्षा मतलब लो अर्थ ऑर्बिट या लियो में जो सैटेलाइट्स घूम रहे हैं उनसे रियल टाइम में डेटा लेने का एक ग्लोबल सिस्टम है। अच्छा, रियल टाइम डेटा? हाँ, बिल्कुल। मतलब जैसे ही सैटेलाइट ऊपर से गुजरा, नीचे स्टेशन ने फौरन डेटा पकड़ लिया। और इसका फायदा क्या है? मतलब क्यों ये इतना जरूरी है? देखिए, इसका सबसे बड़ा फायदा है मौसम के संख्यात्मक पूर्वानुमान यानी न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन NWP मॉडल्स के लिए। जब मौसम का डेटा तेजी से मिलता है, मतलब बिना ज्यादा देरी के, तो पूर्वानुमान ज्यादा सटीक और समय पर बन पाते हैं। डीबी नेट स्टेशन यही करते हैं। डेटा सीधे कैप्चर होता है जिससे लेटेंसी यानी जो देरी होती है वो कम हो जाती है। NCMRWF का तो कहना है कि सैटेलाइट के गुजरने के 5 मिनट के अंदर ही वो पूरा डेटा प्रोसेस कर लेते हैं। 5 मिनट में? अरे वाह! तो मतलब चक्रवात या भारी बारिश जैसी चीजों की चेतावनी और जल्दी और सटीक मिल पाएगी। बिल्कुल सही। यही इसका असल महत्व है। मौसम पूर्वानुमान, चक्रवात की निगरानी, जलवायु अनुसंधान, इन सब में ये बहुत मददगार है। और ये स्टेशन कौन से सैटेलाइट से डेटा ले पाएंगे? ये मौजूदा भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय सैटेलाइट्स जैसे ओशन सैट है, नोआ है, मेटॉप है, इन सबसे डेटा ले सकेंगे। और हाँ, एक बात और, इस पूरे डीबी नेट सिस्टम को कोऑर्डिनेट करने का काम विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO करता है। अच्छा, WMO, ठीक है। और ये ब्रॉडकास्ट नेटवर्क का मतलब भी समझ लीजिए, एक ऐसा नेटवर्क जहां एक मशीन से नेटवर्क की बाकी सारी मशीनों को एक साथ डेटा भेजा जा सकता है। दिलचस्प। तो तकनीक मौसम के पूर्वानुमान को बेहतर बना रही है। अब संचार की बात करते हैं, जहां सुरक्षा बहुत मायने रखती है। अगली खबर इसी से जुड़ी है। राष्ट्रीय संचार सुरक्षा केंद्र NCCS ने नोएडा की एक कंपनी है MS कंप्लायंस इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, उसे एक खास जिम्मेदारी दी है। उन्हें एक टेलीकॉम सिक्योरिटी टेस्टिंग लेबोरेटरी TSTL के तौर पर चुना गया है। वो कम्युनिकेशन सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन मतलब कॉमसेक योजना के तहत IP राउटर्स की टेस्टिंग करेंगे। जी हाँ, ये कॉमसेक योजना बहुत महत्वपूर्ण है। ये असल में उन सभी टेलीकॉम उपकरणों पर लागू होती हैं जिनके लिए पहले मैंडेटरी टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन ऑफ टेलीकॉम इक्विपमेंट यानी MTCTE जरूरी था। वो MTCT नियम सितंबर 2017 में आए थे, पर अब उनकी जगह नए नियम आ गए हैं। नए नियम कौन से? दूरसंचार मानकों, अनुरूपता मूल्यांकन और प्रमाणन को अधिसूचित करने के लिए रूपरेखा नियम 2025। इन्होंने पुराने नियमों की जगह ले ली है। इसका मतलब ये हुआ कि अब भारत में कोई भी टेलीकॉम उपकरण, चाहे उसे बेचना हो, आयात करना हो या इस्तेमाल करना हो, चाहे वो OEM हो, आयातक हो या डीलर, उसे कॉमसेक योजना के तहत अपने उपकरण की सुरक्षा जांच और सर्टिफिकेशन करवाना ही पड़ेगा। बिल्कुल, ये अनिवार्य है। और ये सिर्फ राउटर की बात नहीं है। सरकार जिन भी दूसरे टेलीकॉम उपकरणों, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या सिस्टम को अधिसूचित करती है, उन सब पर ये लागू होता है। और इस पूरी प्रक्रिया को लागू कौन करवा रहा है? इसकी कार्यान्वयन एजेंसी है राष्ट्रीय संचार सुरक्षा केंद्र NCSS। इनका काम कई लेवल पर है। पहला तो हर तरह के टेलीकॉम उपकरण के लिए देश के हिसाब से सुरक्षा मानक बनाना, जिन्हें ITSA-R यानी भारतीय दूरसंचार सुरक्षा आश्वासन आवश्यकता कहते हैं। दूसरा, ऐसी प्राइवेट लैब्स को मान्यता देना, जैसे अभी नोएडा वाली कंपनी को दी है, जो इन मानकों पर उपकरणों को टेस्ट कर सकें। इन्हें TSTL कहते हैं। और तीसरा, फिर इन लैब्स की टेस्टिंग रिपोर्ट के आधार पर NCSS खुद उपकरणों का मूल्यांकन करता है और उन्हें ITSA-R के हिसाब से सर्टिफाई करता है।
ये आईएसआर मानक बनाना और लागू करना ये तो काफी चुनौतीपूर्ण काम लगता होगा, है ना? खासकर जब तकनीक इतनी तेजी से बदल रही है। जी, चुनौती तो है। तकनीक बदलती है तो सुरक्षा के खतरे भी नए-नए आते हैं। इसीलिए एनसीआईएस का काम सिर्फ मानक बनाना नहीं है, बल्कि उन्हें लगातार रिव्यू और अपडेट करते रहना भी है। ये एक सतत प्रक्रिया है, और ये जो दूरसंचार सुरक्षा, टेलीकॉम सिक्योरिटी है, ये पूरा फील्ड इसी पर फोकस करता है कि हमारा कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा, बातचीत, ये सब अनऑथराइज पहुंच, हमले या नुकसान से कैसे सुरक्षित रहें। ठीक है। अब सुरक्षा और तकनीक से थोड़ा आगे बढ़कर ऊर्जा और पर्यावरण के संतुलन वाले क्षेत्र में चलते हैं। खबर पूर्वोत्तर से है। सुबनसिरी नदी पर एक बड़ी जलविद्युत परियोजना बननी है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के एक विशेषज्ञ पैनल ने इसकी सिफारिश की है। ये चीन सीमा के पास तकसिंग में सुबनसिरी नदी पर 2220 मेगावाट की ओजू जल विद्युत परियोजना है। इसे पर्यावरणीय मंजूरी देने की बात है। हाँ, सुबनसिरी नदी ये अपने आप में काफी खास नदी है। ये एक ट्रांस हिमालयी नदी है, मतलब इसका उद्गम हिमालय के पार तिब्बत में होता है, माउंट पुरोम के पास कांगी ग्लेशियर रेंज से। हाँ, मैंने भी पढ़ा है इसके बारे में। इसे स्वर्ण नदी भी कहते हैं क्योंकि इसमें सोने के कण मिलते हैं ना। जी हाँ, बिल्कुल। और ये असम में गेरुकामुख के पास पहाड़ों से मैदानों में उतरती है। अच्छा, एक चीज जो थोड़ी कंफ्यूजिंग लगी, स्रोत में परियोजना का जिला ऊपरी सुबनसिरी असम लिखा है, पर मैप पर यह जगह अरुणाचल में दिखती है। हाँ, ये बिंदु महत्वपूर्ण है। भौगोलिक स्थिति खासकर सीमावर्ती इलाकों में बिल्कुल साफ होनी चाहिए। ये शायद अरुणाचल प्रदेश का ही हिस्सा है। खैर, सुबनसिरी जो है वो ब्रह्मपुत्र की एक प्रमुख दाहिने किनारे की सहायक नदी है। अच्छा। असम के लखीमपुर जिले में ब्रह्मपुत्र से मिलती है। इसकी कई सहायक नदियां हैं, लारो, न्ये, युमेत, सारी, कमला, जियाडोल, रंगा नदी, डिक्रोंग वगैरह। और इसका रास्ता भी काफी लंबा है, चीन से भारत में अरुणाचल और फिर असम होता है। इसका मतलब है कि ये नदी हिमालय के बनने से भी पहले से बह रही थी, और जब हिमालय ऊपर उठे तो इसने अपना रास्ता नहीं बदला, बल्कि पहाड़ों को काटते हुए अपना पुराना रास्ता बनाए रखा। अरे वाह, ये तो कमाल की बात है। जी। अब इस ओजू परियोजना की बात करें तो इसे ओजू सुबनसिरी हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड बना रही है। इसमें मेन प्लांट 2100 मेगावाट का होगा और एक छोटा डैम टो प्लांट 120 मेगावाट का। बड़ी परियोजना है। चलिए अब थोड़ा व्यक्तिगत कल्याण की बात करते हैं, वो भी हमारे रक्षा कर्मियों के लिए। एक अच्छी खबर है स्पार्श पेंशन प्रणाली के बारे में। स्पार्श का मतलब सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा। खबर है कि इसने पुराने पेंशन मामलों में जो गड़बड़ियां थीं उनमें से लगभग 87% का निपटारा कर दिया है। मतलब 6.43 लाख में से 5.60 लाख मामले सुलझा दिए हैं। ये स्पार्श सिस्टम क्या है असल में? स्पर्श देखिए, रक्षा मंत्रालय की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है। ये एक वेब आधारित इंटीग्रेटेड सिस्टम है जो हमारे सशस्त्र बलों, सेना, नौसेना, वायुसेना और साथ ही रक्षा नागरिकों की पेंशन मंजूरी से लेकर उसके वितरण तक पूरी प्रक्रिया को संभालता है। इसे रक्षा कर्मियों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी पेंशन प्रणालियों में गिना जाता है। और इसका संचालन कौन करता है? इसका प्रशासन रक्षा लेखा विभाग, डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट के तहत होता है और इसे प्रयागराज में स्थित प्रधान रक्षा लेखा नियंत्रक पेंशन का कार्यालय देखता है। ये तीनों सेनाओं और उनसे जुड़े संगठनों सबकी जरूरतों को पूरा करता है। इसकी खासियत क्या है? मतलब पहले से क्या अलग है? इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और सेंट्रलाइज्ड है। पेंशन दावों को प्रोसेस करना, पेंशन सीधे पेंशन भोगी के बैंक खाते में भेजना, ये सब इसी सिस्टम से होता है। इसमें किसी तीसरे पक्ष जैसे बैंक या ट्रेजरी की भूमिका काफी कम हो जाती है। तो पेंशन भोगियों के लिए काफी आसानी हो गई होगी, अब दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते होंगे। हाँ, बिल्कुल। डेटा वेरिफिकेशन या अगर कोई सुधार करना है तो वो पेंशन भोगी खुद भी ऑनलाइन कर सकता है, सेल्फ वेरिफिकेशन के जरिए। पहचान के लिए भी डिजिटल प्रक्रिया है, तो भागदौड़ बचती है और पारदर्शिता भी बड़ी होगी। जी हाँ, पेंशन भोगी अपने पेंशन खाते की पूरी जानकारी, मतलब पेंशन कब शुरू हुई, उसमें क्या बदलाव हुए, ये सब ऑनलाइन देख सकता है, बिल्कुल पारदर्शी तरीके से। ये सिस्टम पेंशन से जुड़ी हर चीज, पेंशन शुरू करना, मंजूरी, वितरण, संशोधन, शिकायत प्रबंधन, सब कुछ एक ही जगह पर ले आया है। बहुत बढ़िया। अब तकनीक और सहयोग की बात कृषि क्षेत्र में करते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) ने
नई दिल्ली में ब्राजील भारत क्रॉस इंक्यूबेशन कार्यक्रम का दूसरा संस्करण लॉन्च किया है, मैत्री 2.0। ये एग्रीटेक पर है। जी, मैत्री 2.0 जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये दूसरा संस्करण है। ये असल में भारतीय और ब्राजीलियाई इनोवेटर्स के लिए एक साझा मंच है। यहाँ वो मिलकर कुछ नया बना सकते हैं, जिसे को क्रिएशन कहते हैं। मकसद है वैश्विक खाद्य सुरक्षा के लिए एक मजबूत, इनोवेटिव और सबको साथ लेकर चलने वाला एग्री फूड इकोसिस्टम बनाना। अच्छा, तो इसके खास उद्देश्य क्या रखे गए हैं? क्या हासिल करना चाहते हैं इससे? इसके कई उद्देश्य हैं। पहला तो भारत और ब्राजील के जो एग्रीकल्चरल इंक्यूबेटर्स हैं, उनके बीच रिश्ते मजबूत करना। दूसरा, एक दूसरे के जो सफल मॉडल्स हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, उनको शेयर करना। को इंक्यूबेशन मॉडल्स पर काम करना। तीसरा, टिकाऊ खेती, डिजिटल तकनीक, एग्री वैल्यू चेन, इनमें नए मौके तलाशना। और चौथा, ऐसे इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ावा देना जिससे सीधा फायदा किसानों को मिले। ये भारत ब्राजील संबंधों के लिए भी अच्छा है। बिल्कुल, ये भारत और ब्राजील की जो व्यापक रणनीतिक साझेदारी है, उसी का हिस्सा है। ये दिखाता है कि दोनों देशों के नेता कृषि, नई तकनीक, खाद्य सुरक्षा, इन सब में सहयोग को कितना महत्व देते हैं। इससे न सिर्फ एग्रीटेक में द्विपक्षीय संबंध मजबूत होंगे, बल्कि टिकाऊ कृषि और क्लाइमेट रेजिलियंस जैसे ग्लोबल मुद्दों पर भी दोनों देश मिलकर ज्यादा मजबूती से अपनी बात रख पाएंगे। महत्वपूर्ण है। अब फिर से रक्षा क्षेत्र की ओर लौटते हैं। नई दिल्ली में मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ HQIDS एक कार्यक्रम कर रहा है, कंबाइंड ऑपरेशनल रिव्यू एंड इवैल्यूएशन, यानी कोर प्रोग्राम। ये क्या है? कोर कार्यक्रम देखिए एक खास तरह का मंच है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर सिविलियन और मिलिट्री अधिकारियों के बीच संवाद और जुड़ाव को बढ़ावा देता है। आज के जमाने में जहां खतरे इतने कॉम्प्लेक्स हैं, वहां ऐसा तालमेल बहुत जरूरी है। इसमें कौन लोग हिस्सा लेते हैं? इसमें हमारे सशस्त्र बलों के सीनियर अधिकारियों के साथ साथ रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय के सीनियर अधिकारी भी शामिल होते हैं। और आयोजन HQIDS ही करता है? जी हाँ, आयोजन मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ ही करता है। इस कार्यक्रम में जो चर्चा होती है वो मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर केंद्रित होती है, जैसे रीजनल और ग्लोबल सिक्योरिटी का बदलता माहौल क्या है, तकनीक का युद्ध की प्रकृति पर क्या असर पड़ रहा है, स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन का क्या महत्व है, और कैसे जटिल खतरों से निपटने के लिए सिविल और मिलिट्री एजेंसियों में बेहतर तालमेल हो। तो इसका फायदा क्या होता है भाग लेने वाले अधिकारियों को? इसका मकसद है उन्हें राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सुरक्षा के जो मौजूदा मुद्दे हैं, उनकी गहरी समझ देना। ये बातचीत के जरिए होता है विषय विशेषज्ञों के साथ। इससे अधिकारियों की स्ट्रेटेजिक अवेयरनेस बढ़ती है, उन्हें नए नजरिए मिलते हैं, ताकि वो भविष्य में जब नेतृत्व की भूमिका में हों तो प्रैक्टिकल, सूझबूझ भरे और संतुलित फैसले ले सकें। इसमें जॉइंट ऑपरेशंस और सिविल मिलिट्री डायलॉग पर खास जोर रहता है। समझ गया। चलिए अब रणनीति और सुरक्षा से थोड़ा हटकर संस्कृति और विरासत की तरफ चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने त्रिपुरा के उदयपुर में जो प्रसिद्ध त्रिपुरा सुंदरी मंदिर है, वहां नए बने इंफ्रास्ट्रक्चर और सौंदर्यीकरण के कामों का उद्घाटन किया है। इस मंदिर का क्या महत्व है? त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, जैसा नाम से ही पता चलता है, त्रिपुरा राज्य में है। बल्कि माना जाता है कि राज्य का नाम त्रिपुरा इसी देवी के नाम पर पड़ा। ये काफी पुराना मंदिर है। 1501 ईस्वी में त्रिपुरा साम्राज्य के महाराजा धन्य माणिक्य ने इसकी स्थापना की थी। हाँ, और ये सिर्फ त्रिपुरा के लिए नहीं, पूरे भारत के लिए अहम है। ये 51 शक्तिपीठों में से एक है ना? जी बिल्कुल। इसे स्थानीय लोग प्यार से माता बाड़ी भी कहते हैं। ये पूर्वोत्तर भारत के सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। इसका एक और नाम कूर्म पीठ भी है। हाँ, क्योंकि कहते हैं कि जिस टीले पर यह बना है उसका आकार कछुए की पीठ जैसा है, इसलिए कूर्म पीठ। इसकी वास्तुकला भी बड़ी दिलचस्प है। चौकोर है और छत ढलान वाली है, जैसे बंगाल की पारंपरिक झोपड़ियां होती हैं। गर्भगृह में 2 मूर्तियां हैं। मुख्य तो देवी त्रिपुरा सुंदरी की है और एक छोटी मूर्ति है जिसे छोटो माँ यानी छोटी माँ या देवी चंडी कहते हैं। दोनों की पूजा होती है। और मैंने सुना है कि ये छोटी मूर्ति छोटो माँ त्रिपुरा के राजाओं के लिए बहुत खास थी। वो इसे युद्ध वगैरह में साथ ले जाते थे। जी हाँ, ऐसा कहा जाता है। और ये मंदिर सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि एक तरह से समन्वयवाद मतलब सिंक्रेटिज्म का भी प्रतीक है।
ये अलग अलग समुदायों और परंपराओं को जोड़ता है। यहाँ शक्तिवाद, वैष्णववाद के साथ साथ हिंदू, मुस्लिम, आदिवासी समुदाय सब इसके अनुष्ठानों में किसी न किसी तरह शामिल होते हैं। बहुत खूब। अब जरा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर नजर डालते हैं। हाल ही में भारत और मोरक्को ने रबात में रक्षा सहयोग पर एक MOU साइन किया है। रक्षा मंत्री जी भी वहां थे, तो मोरक्को के बारे में कुछ मुख्य बातें जान लेते हैं। मोरक्को देखिए उत्तरी अफ्रीका के मागरेब क्षेत्र में है। पृथ्वी के उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में पड़ता है। इसके दक्षिण में पश्चिमी सहारा है और पूरब में अल्जीरिया। और तटरेखा? इसकी तटरेखा 2 समुद्रों से लगती है, पश्चिम में अटलांटिक महासागर और उत्तर में भूमध्य सागर। ये अफ्रीका का अकेला ऐसा देश है जिसकी कोस्टलाइन अटलांटिक और मेडिटेरेनियन दोनों पर है। अच्छा। और इसके उत्तरी तट पर स्पेन के 2 छोटे एन्क्लेव भी हैं, स्यूटा और मेलिला। वहां का मौसम कैसा रहता है और भूगोल? पश्चिमी सहारा के उत्तर वाला जो हिस्सा है, खासकर तटों के पास, वहां टिपिकल मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है। मतलब हल्की नमी वाली सर्दियां और गर्म सूखी गर्मियां। यहाँ की एक अहम नदी है मलुया नदी, जो एटलस पहाड़ों से निकलकर भूमध्य सागर में गिरती है। और सबसे ऊंची जगह? वो है जेबेल टोकाल। ये एटलस पर्वत श्रृंखला की भी सबसे ऊंची चोटी है। राजनीतिक व्यवस्था की बात करें तो ये एक संवैधानिक राजतंत्र है। संसद के 2 सदन हैं। और अर्थव्यवस्था? भाषा? अर्थव्यवस्था ज्यादातर कच्चे माल के निर्यात पर निर्भर है। आधिकारिक भाषाएं अरबी और तमाज़ाइट, एक बर्बर भाषा है। वैसे अरबी ज्यादा बोली जाती है और फ्रेंच भी काफी चलती है। राजधानी रबात है। ठीक है, अब दुनिया घूमकर वापस भारत आते हैं, पर एक थोड़ी चिंता वाली खबर के साथ, पर्यावरण और वन्य जीवों से जुड़ी। केरल के तिरुवनंतपुरम में पालोड के पास 9 बोनेट मकाक बंदरों की रहस्यमयी मौत हुई है। वन विभाग ने केस दर्ज किया है। ये बोनेट मकाक कौन से बंदर है? बोनेट मकाक, वैज्ञानिक नाम मकाका रेडियाटा। इन्हें स्थानीय तौर पर जाति भी कहते हैं। ये बंदरों की एक प्रजाति है जो सिर्फ दक्षिणी भारत में ही मिलती है, मतलब स्थानिक है, एंडेमिक। अच्छा, इनके सिर पर वो बालों का गुच्छा होता है, टोपी जैसा, इसीलिए नाम है? जी हाँ, बिल्कुल, वही इनकी पहचान है। और इनका रहन सहन कैसा होता है? ये पेड़ों पर भी रहते हैं, मतलब आर्बोरियल, और जमीन पर भी, मतलब टेरेस्ट्रियल। 4 पैरों पर चलते हैं, दिन में एक्टिव रहते हैं, डायोनल होते हैं, और ये मल्टी मेल मल्टी फीमेल वाले ग्रुप्स में रहते हैं। पेड़ों पर तो रहते ही हैं, क्या पानी में भी जाते हैं? हाँ, ये अच्छे तैराक भी होते हैं और आपस में बातचीत के लिए हाव भाव, चेहरे के भाव और कई तरह की आवाज़ों का इस्तेमाल करते हैं। इनका घर, मतलब हैबिटेट, भी काफ़ी अलग अलग तरह का होता है। पश्चिमी घाट के सदाबहार ऊंचे जंगलों से लेकर सूखे पर्णपाती जंगलों तक सब जगह मिलते हैं। किन राज्यों में पाए जाते हैं? इनकी मौजूदगी आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में दर्ज की गई है। और ये सर्वाहारी होते हैं, ओमनिवरस। फल, नट, बीज, पत्ते, कीड़े, मिट्टी, छोटे जीव, अंडे, सरीसृप सब खा लेते हैं। और इकोसिस्टम में इनकी क्या भूमिका है? इनका गर्भकाल कितना होता है? गर्भकाल लगभग 5 से 6 महीने का होता है। और हाँ, इकोसिस्टम में भी इनकी भूमिका है। खासकर जंगलों में रहने वाले बंदर अनजाने में बीजों को इधर उधर फैला देते हैं, जिससे पेड़ों के रिप्रोडक्शन में मदद मिलती है। लेकिन चिंता की बात इनकी संरक्षण स्थिति है ना? जी हाँ, ये चिंताजनक है। IUCN की रेड लिस्ट में इन्हें वल्नरेबल यानी असुरक्षित श्रेणी में रखा गया है। और भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची I में है ये। मतलब इन्हें सबसे ऊंचे लेवल की कानूनी सुरक्षा मिली हुई है। इनकी मौत की वजह पता लगनी चाहिए। बिल्कुल। चलिए आज की चर्चा को समाप्त करते हैं एक ऐसी खबर से जिसमें पर्यावरण संरक्षण और नई तकनीक का मेल है। झारखंड के बेतला नेशनल पार्क में देश का पहला AI सक्षम प्रकृति अनुभव केंद्र, मतलब AI एनेबल्ड नेचर एक्सपीरियंस सेंटर बनाया जाना है। बेतला नेशनल पार्क के बारे में कुछ बताइए। बेतला नेशनल पार्क झारखंड के लातेहार जिले में है, छोटा नागपुर पठार पर। ये झारखंड का अकेला नेशनल पार्क है। 1986 में इसे नोटिफाई किया गया था और ये पलामू टाइगर रिजर्व के कोर एरिया का भी हिस्सा है। भारत के उन पहले नेशनल पार्क्स में से है जिन्हें प्रोजेक्ट टाइगर के तहत चुना गया था। अच्छा, और महुआ डार वुल्फ सैंक्चुरी भी इसी पार्क में है? यहाँ जंगल कैसे हैं? जी हाँ, महुआ डार वुल्फ सैंक्चुरी भी इसी का हिस्सा है। ये पार्क इंडो मलायन बायो जियोग्राफिक जोन में आता है। यहाँ आपको कई तरह के जंगल मिलेंगे।
ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट्स, टेम्परेट अल्पाइन फॉरेस्ट्स और मिक्स्ड डिसिड्यूअस फॉरेस्ट, मतलब नम और शुष्क दोनों तरह के पर्णपाती वन। इस इलाके का ऐतिहासिक महत्व भी है। यहाँ सदियों से ओरांव और मुंडा जैसी जनजातियां रहती आई हैं। पार्क के बीच से उत्तरी कोयल नदी बहती है। मॉनसून में यहाँ बड़े सुंदर झरने बन जाते हैं। और पेड़ पौधे, वन्यजीव? पेड़ पौधों में साल और बांस के जंगल खास हैं, साथ ही महुआ, सेमल और कई औषधीय पौधे भी हैं। वन्य जीवों की बात करें तो बाघ के अलावा तेंदुआ, भेड़िए, जंगली कुत्ते यानी ढोल, जंगली बिल्लियां, चीतल, सांभर, गौर यानी इंडियन बाइसन, ये सब मिलते हैं। पक्षी भी होंगे? जी हाँ, पक्षियों की भी काफी प्रजातियां हैं। मालाबार पाइड हॉर्नबिल और इंडियन पिट्टा जैसी कुछ दुर्लभ प्रजातियां भी यहाँ देखी जा सकती हैं। और ये एआई सेंटर क्या करेगा? मेरे ख्याल से एआई सक्षम केंद्र का मकसद होगा कि जो लोग पार्क घूमने आते हैं उन्हें पार्क की बायोडाइवर्सिटी और इकोलॉजी के बारे में ज्यादा इंटरैक्टिव और दिलचस्प तरीके से जानकारी दी जाए। इससे संरक्षण के प्रति जागरूकता भी बढ़ेगी। बिल्कुल। तो ये थे 25 सितंबर 2025 भाग 1 के कुछ अहम समसामयिक विषय। हमने डीबीनेट से लेकर बेतला नेशनल पार्क तक तकनीक, सुरक्षा, पर्यावरण, कल्याणकारी योजनाओं और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर बात की। उम्मीद है ये जानकारी यूपीएससी की तैयारी में आप सबके लिए मददगार साबित होगी। आज की बातचीत से एक सवाल जरूर मन में आता है सोचने के लिए। हमने देखा कि कैसे तकनीक जैसे डीबीनेट मौसम के पूर्वानुमान में या बेतला पार्क में एआई अलग-अलग क्षेत्रों को बदल रही है। तो ऐसे में राष्ट्रीय सुरक्षा की जरूरतें और पर्यावरण संरक्षण, इनके बीच जो एक नाजुक संतुलन बनाना होता है, उसके लिए भविष्य में और किस तरह के नए इनोवेटिव कदम उठाए जा सकते हैं, चाहे वो तकनीकी हो या नीतिगत। ये सोचने वाला सवाल है, इस पर जरूर विचार कीजिएगा। अगर आपको हमारी ये चर्चा उपयोगी लगी तो इसे लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप आगे भी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियों से जुड़े रहें। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ नए विषयों के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।